नमस्कार साथियों, स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके सामने दो शीर्षक लेके आए हैं, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और संविधान का मूल ढांचा। आज इन दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए साथियों, आज हम देखते हैं कि हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं ने संशोधन की प्रक्रिया को किस प्रकार से डिफाइन किया है। अब आप जानते हैं कि कितना भी अच्छा संविधान क्यों न हो, हमारे देश में कानून की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसका मतलब मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कानून की जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो संविधान में लिखा है, जो लिखा है उसी का अनुपालन किया जाएगा। और अमेरिका के संविधान में संविधान की समुचित प्रक्रिया के आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में कानून की समुचित प्रक्रिया के आधार पर। तो अब वो कानून की समुचित प्रक्रिया क्या है, ये तो वहाँ के न्यायाधीश तय करते हैं। तो वो तो उनका अधिकार जो है न्यायपालिका का, अमेरिका की, वो अनंत है, असीमित है, वहाँ का न्यायाधीश तय करेगा। लेकिन हमारे देश के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के हिसाब से निर्णय दिए जाएंगे। और विधि क्या है? जो संविधान में जो विधि दी गई है, जो कानून लिखा है, उसके अकॉर्डिंग जजमेंट दिए जाएंगे। तो अब जब संविधान निर्माताओं ने ये व्यवस्था संविधान में की है, जो देश का सबसे बड़ा कानून है, कि भाई समय बदलता है, वक्त बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोगों की आवश्यकताएं बदलती हैं। ऐसी सिचुएशन में दुनिया का कितना अच्छा से अच्छा संविधान क्यों न हो, उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये संविधान निर्माता पहले से ही जानते थे कि इसमें, चूँकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, न जाने कितने प्रकार की भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं, न जाने कितने प्रकार की जातियाँ यहाँ रहती हैं, विभिन्न धर्म यहाँ पर रहते हैं। तो ये विविधताओं से भरा हुआ देश है और इसको संभाल के रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो देश के पता नहीं किस कोने से कौन सी आवाज़ उठने लगे, कहाँ किनको क्या ज़रूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं उनकी। इसलिए संविधान में संशोधन बहुत ज़रूरी होते हैं। और वही संविधान दुनिया में अच्छे संविधान माने जाते हैं जिनमें संशोधन की गुंजाइश होती है। बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से उसमें संशोधन किए जा सकते हैं साथियों। तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने भी संशोधन की प्रक्रिया को बताया है। तो आइए चलते हैं कि संविधान में किस प्रकार से संशोधन होते हैं। और हमारा जो संविधान है वो सफल इसीलिए है क्योंकि उसमें वक्त और परिस्थिति को और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसमें संशोधन की व्यवस्था की गई है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, दरअसल हम ये प्रयास करते हैं वीडियो बनाने में कि हमारे वीडियो में मेरे द्वारा बोले जा रहे शब्द, सेंटेंस, वो तथ्यों से भरे हुए हों। जब तक हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट नहीं देंगे, वो वीडियो किसी काम का नहीं होता है। जब हम इतना परिश्रम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपको भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का उसको फ़ायदा मिले, उसका लाभ मिले आपको। तो वीडियो अवश्य देखें और पूरा वीडियो देखा करें। और ये कोशिश ये की जाती है कि पूरे वीडियो जो है वो तथ्यों से भरे हुए हों, अधिक से अधिक तथ्य उसमें डाले जाएं ताकि प्रतियोगी परीक्षा में आपके वो काम आ सकें। तो इसलिए साथियों, अब हम शुरू करते हैं कि जो हमारा संविधान है वो, उसमें संशोधन की प्रक्रिया कहाँ पर प्रतिस्थापित है। तो संशोधन की जो व्यवस्था की गई है वो संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में इसकी व्यवस्था की गई। फिर से सुन लीजिए कि संविधान के भाग संख्या 20 में और उसमें अनुच्छेद 368 में
संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। तो अब उसमें किस प्रकार की व्यवस्था की गई है इसको थोड़ा समझते हैं। और 3 प्रकार की व्यवस्था की गई है, और वो 3 प्रकार की व्यवस्था हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन इसके पहले कुछ जनरल बातें समझ लीजिए, जो कॉमन बातें हैं उनको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि संविधान संशोधन करने की शक्ति जो है वो संसद के पास है, ना कि राज्यों के विधानमंडलों के पास। ये शक्ति राज्यों को नहीं दी गई है, राज्यों के विधानमंडलों को नहीं दी गई है, ये शक्ति संघ को दी गई है, जो संसद है हमारी। तो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, ना कि राज्यों को। ये चीज़ अच्छी तरह समझ लीजिए। और अगला हमारा जो पॉइंट है वो संविधान संशोधन का विधेयक जो है, जैसे और विधेयक लाए जाते हैं कानून बनाने के लिए, वैसे संविधान संशोधन का भी विधेयक लाया जाता है। और संसद के 2 सदन होते हैं, और दोनों में से किसी भी सदन में ये लाया जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा में लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। अब इसकी अगली कंडीशन क्या है कि अगर संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है तो वो दोनों सदनों से पास होना चाहिए। विधेयक को दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। और यदि दोनों सदनों में उस संविधान संशोधन विधेयक को लेकर के कोई असहमति है, लोकसभा और राज्यसभा में यदि कोई असहमति है, तो इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। याद रखिए कि संविधान संशोधन विधेयक में दोनों सदनों में यदि कोई असहमति है तो उसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक में सहमति देने के लिए बाध्य है। आप जानते हैं कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन विधेयक से अलग कोई अगर सामान्य विधेयक है तो उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। लेकिन जब संविधान संशोधन विधेयक सदन में लाया जाएगा और दोनों सदनों से पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ना तो उस विधेयक को वो अपने पास रख सकता है और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए वापस सदन में भेज सकता है। ना तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है और ना ही उसको अपने पास रख सकता है, वो उसको सहमति उस पर देनी पड़ेगी। ये कंडीशन लागू होती है संविधान संशोधन विधेयक में। तो अब देखिए, ये तो मैंने एक कॉमन बातें आपको बताई कि संविधान संशोधन विधेयक के विषय में जो सभी प्रकार के संशोधनों में ये लागू होती हैं। और आइए अब हम लोग अपने इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितने प्रकार के संशोधन संविधान में बताए गए हैं। तो साथियों, 3 प्रकार से संविधान में संशोधन हो सकता है। 3 प्रकार से संविधान में संशोधन हो सकता है। अब इनके क्या नाम हैं? नंबर 1, साधारण बहुमत से। नंबर 2, विशेष बहुमत से। नंबर 3, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति से। तो ये 3 प्रकार से संशोधन मैंने आपको बताए। फिर से सुन लीजिए कि साधारण बहुमत से, नंबर 2 विशेष बहुमत से, नंबर 3 विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के सहमति से। तो अब हम लोग इसकी अलग अलग चर्चा करेंगे कि साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के जो सहमति है वो किस प्रकार से की गई है और कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं। आइए इसको जानते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि साधारण बहुमत क्या होता है। साथियों, किताबों में
जो छात्र राजनीति विज्ञान के अध्येता हैं और जिन्हें इस विषय में दिलचस्पी है, या ऐसे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें संविधान पढ़ना पड़ता है, तो किताबों में साधारण बहुमत, विशेष बहुमत को कुछ स्पष्ट क्लियर करके वो नहीं बताते हैं। और वो दरअसल छात्रों की ये शिकायत रही है कि ये विशेष बहुमत क्या होता है, और उसमें कुछ और चीज़ें जोड़ देते हैं कि विशेष बहुमत और कुल उपस्थित सदस्यों का और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत, इसका क्या मतलब है। तो आइए एक एक चीज़ क्लियर करके चलते हैं ताकि कोई शंका या शक न रह जाए। तो सबसे पहले चलते हैं कि साधारण बहुमत क्या होता है। दरअसल संविधान संशोधन के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 3 प्रक्रिया बताई गई हैं, जिसमें ये सबसे पहली प्रक्रिया है कि साधारण बहुमत से संविधान संशोधन करना। तो आइए समझते हैं कि साधारण बहुमत क्या होता है। साधारण बहुमत कुछ ऐसे भारतीय संविधान में उपबंध हैं कि जिनमें साधारण बहुमत से ही संविधान में संशोधन हो जाता है। अब साधारण बहुमत क्या है कि जैसा कि मैंने शुरू में ही अभी कुछ कंडीशन आपको बताई कि किसी भी सदन में ये प्रस्तुत किया जा सकता है विधेयक, लोकसभा में भी किया जा सकता है, राज्यसभा में भी किया जा सकता है। तो जिस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/2 से 1 ज़्यादा, यानी यदि 543 सांसद लोकसभा में हैं तो 272 सांसद चाहिए साधारण विधेयक, जो संशोधन विधेयक है उस साधारण बहुमत के लिए। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि साधारण बहुमत क्या होता है। अब आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो साधारण बहुमत का मतलब जो कुल सदस्य संख्या है सदन की, उसका 1/2 से 1 ज़्यादा। तो हमारे संविधान में बहुत से ऐसे उपबंध हैं और मैं उन कुछ की गिनती भी आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से उपबंध हैं जिसका संशोधन साधारण एक सामान्य बहुमत से हो जाता है। तो एक बात और साथियों यहाँ समझ लीजिए कि ये जो साधारण बहुमत से संविधान संशोधन होते हैं, ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में, तो ये 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। साधारण बहुमत से किए जाने वाले संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आते हैं और इनको संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि आधे से एक अधिक अनुसमर्थन से पास होने वाला विधेयक, उसको संविधान संशोधन विधेयक नहीं, वो उसको एक सामान्य विधेयक जैसे लाया जाता है और उस विधेयक को जैसे पास कराया जाता है, इसकी वही प्रोसेस है। इसलिए इसको साधारण बहुमत कहा गया है। जो आम विधेयकों में, जो आम विधेयक होते हैं लाए जाते हैं, उनमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाई जाती है। इसलिए ये अनुच्छेद 368 की श्रेणी में नहीं आता है और इसे कोई संविधान का संशोधन नहीं माना जाता। यद्यप संशोधन है। अच्छा, एक कारण तो मैंने ये बताया। दूसरा कारण एक ये भी है कि अभी मैं वो आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिस पे साधारण बहुमत से संशोधन हो जाता है। दरअसल ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें समय समय पर उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे समय समय पर परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है, तो जैसे आप ये समझ लीजिए कि अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनका जो प्रशासन संबंधी है उनमें समय समय पर सुधार करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब जैसे जो दूसरी अनुसूची है उसमें जो राष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है, उपराष्ट्रपति है, न्यायाधीश हैं, इनके जो वेतन भत्ते हैं, जो इनके परिलब्धियां हैं, उनमें समय समय पर परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ती है।
तो ऐसे बहुत से उपबंध हैं जिनमें समय समय पर परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ती है और वो परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे रिजर्वेशन है, आरक्षण है, आरक्षण को हर 10 वर्ष के लिए दलित जातियों के लिए बढ़ाया जाता है। ये संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आते, इनमें परिवर्तन करना ही करना पड़ता है। तो इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि ये धारा 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन, इससे भी बड़े जो अभी हम बताएंगे आपको वो आएंगे संविधान संशोधन के अंदर। इसमें समय समय पर परिवर्तन करना लाजमी है, इसलिए ये साधारण बहुमत से ही इनको ये संशोधन मान लिए जाते हैं और ये कानून बन जाते हैं। अब देखिए कौन कौन से ऐसे उपबंध हैं जो साधारण बहुमत से ये संशोधित हो जाया करते हैं। जैसे पहला तो है कि नए राज्यों का प्रवेश। कोई हमारे भारत के संविधान में लिखा है कि संसद जो है वो नए राज्यों को प्रवेश संघ में दे सकती है, भारत में दे सकती है, उनका नए राज्यों का गठन कर सकती है, उनका निर्माण कर सकती है, उनके सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये पावर संसद को है। और इस प्रकार के जब हम किसी राज्य के संबंध में कोई फैसला लेती है संसद या सरकार, तो जो उससे संबंधित कानून बनता है वो यद्यपि कहा तो संविधान संशोधन ही जाता है, लेकिन वो साधारण बहुमत से ही संविधान संशोधन हो जाता है। अब देखिए दूसरा है कि राज्य, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में 29 राज्य हैं और 29 राज्यों में 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। तो अब विधान परिषदों का जहाँ वो उचित समझेगी संसद और सरकार, वहाँ नई विधान परिषदों का निर्माण कर सकती है, और जहाँ उचित नहीं समझेगी कि यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, ये पहले से विधान परिषद का मतलब होता है राज्यों में जो विधानमंडल है वो भी द्विसदनीय होता है। एक विधानसभा होती है, दूसरी विधान परिषद होती है। हमारे उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय है, जैसे संसद में है लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही राज्यों में भी होता है। लेकिन अभी 6 राज्यों में ही ये द्विसदनीय है, अभी अधिकांश राज्यों में नहीं है। तो ये पावर दी गई है संसद को कि अगर सरकार उचित समझे, संसद उचित समझे किसी राज्य में, तो वहाँ पर विधान परिषद का गठन कर सकती है, यानी द्वितीय सदन का गठन कर सकती है। और अगर ज़रूरत समझे तो वहाँ पर पहले से चली आ रही विधान परिषद का उत्साधन भी कर सकती है, यानी उसे समाप्त भी कर सकती है। अब तीसरा पॉइंट है कि जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची में तमाम सारे जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, और इसके बाद न्यायाधीश हैं, राज्यपाल हैं, इनको जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो उनमें कटौती तो नहीं होती है, जल्दी कभी कटौती हो नहीं सकती, लेकिन इसके अलावा समय समय पर उनमें और वृद्धि की जाती है। तो वो एक सामान्य विधेयक लाया जाता है और उसमें संविधान में संशोधन उसको मान लिया जाता है कि भाई साधारण बहुमत से संशोधन हो गया, और उसमें वृद्धि कर दी जाती है। समय बदलता है, महंगाई बढ़ती है, तो उनके भी वेतन भत्ते और विशेषाधिकार बढ़ाए जाते हैं। तो ये कोई संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें मानना पड़ेगा कि संविधान संशोधन है, क्योंकि साधारण बहुमत से किए जाते हैं। इसके बाद संसदीय समितियां जो हैं, संसदीय समितियों के विशेषाधिकारों में अगर परिवर्तन करना है, उनके विशेषाधिकारों को बढ़ाना है या घटाना है, तो फिर इसमें ये उपबंध भी साधारण बहुमत से ये होते हैं। और उच्चतम न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है, उस अधिकार क्षेत्र को यदि बढ़ाना चाहती है संसद, तो ऐसे विधेयक भी साधारण बहुमत से ही होंगे संशोधित। और नागरिकता प्रदान करने संबंधी केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे हैं, उनके प्रशासन संबंधी, और अनुसूचित जातियों जनजातियों के प्रशासन संबंधी, और राजभाषा के प्रयोग संबंधी, ऐसे तमाम ऐसे उपबंध हैं जिनमें हमें परिवर्तन जब संसद करना चाहती है, सरकार करना चाहती है, तो वो साधारण बहुमत से वो संशोधित हो जाते हैं। तो याद रखिए साथियों कि ये 368 की ये संशोधन इस प्रकार के जो साधारण बहुमत से होते हैं, ये 368 की प्रक्रिया में नहीं आते हैं। अब आता है विशेष बहुमत से संविधान संशोधन करना। अब देखिए साथियों, विशेष बहुमत समझ लीजिए क्या होता है। अभी हमने आपको साधारण बहुमत समझाया था कि साधारण बहुमत किसको कहते हैं। अब विशेष बहुमत का अर्थ क्या है और ये कैसे संचालित होता है, किसको कहते हैं विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत जो है
वो इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि विशेष बहुमत जो है वो सदन में कुल सदस्यों की संख्या, वो साधारण बहुमत से तो होना ही होना चाहिए, यानी आधे से एक अधिक, यानी कुल सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक तो होना चाहिए, यानी सदन की कुल सदस्य संख्या। इसके साथ साथ देखिए, मैं इसको किताबें भी मतलब अपनी भाषा में लिखती हैं तो जो पाठक है वो समझ नहीं पाता है, मैं इसको समझा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि जैसे लोकसभा सदन है, लोकसभा में 543 सांसद हैं, तो 543 कुल सांसदों की संख्या है, तो उनसे आधे से एक ज़्यादा मैंने बताया था ये साधारण बहुमत होता है। तो आधे से एक ज़्यादा तो होना ही होना चाहिए, यानी कुल सदस्य संख्या के साथ साथ वहाँ पर जो मतदान होगा, मतदान के समय पर उपस्थित सदस्यों की संख्या और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 हिस्सा मतलब उस विधेयक के समर्थन में होना चाहिए। अगर न समझ में आया हो तो फिर से समझ लीजिए कि सदन की कुल सदस्य संख्या के साथ साथ वहाँ पर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो ये चीज़ है, 2/3 आधे से एक ज़्यादा, तो वो तो हो गया साधारण बहुमत। अब विशेष बहुमत यहाँ पर 2/3, तो 2/3 बहुमत यानी और ज़्यादा सदस्यों की। तो ये इस प्रकार के संशोधन जो होते हैं ये कठिन हो जाते हैं। अब कठिन किस लिए किए गए हैं कि जब जितना बड़ा परिवर्तन आप संविधान में करेंगे, जितना बड़ा परिवर्तन संविधान में करेंगे, उतनी ही उस विशेष प्रक्रिया से, संशोधन की विशेष और जटिल प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये विशेष बहुमत होता है। अब विशेष बहुमत वाले कौन कौन से विषय हैं, ये जैसे मूलाधिकार से संबंधित अगर विधेयक लाया जाता है, क्योंकि मूलाधिकार को सरकारें जनता को दिए गए मूलाधिकार, इसको सरकारें जल्दी नहीं छीन सकती, लेकिन इसको हाईजैक करने के लिए अगर विधेयक लाती हैं या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कोई परिवर्तन करने के लिए विधेयक लाती हैं, तो फिर उसको विशेष बहुमत से ऐसे विधेयक को गुजरना पड़ेगा, पारित होना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया संविधान की जटिल है और यही प्रक्रिया धारा 368 में बताई गई है। तो ये विशेष बहुमत हो गया। और अब हम बात करते हैं तीसरे संविधान संशोधन की प्रक्रिया की, जिसमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का समर्थन चाहिए उस विधेयक को। विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कितनी चीज़ें जुड़ गई। कोई बहुत बड़ा संविधान में आमूल चूल परिवर्तन करना है, जो मजबूत हमारे खंभे हैं शासन के, उन मजबूत स्तंभों में यदि कोई सरकार ऐसी है जो परिवर्तन करना चाह रही है, या देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, विषम परिस्थितियां, जिससे परिवर्तन करना अपरिहार्य हो गया है, सामान्य अवस्था में उचित नहीं है, और ये परिवर्तन ना ही पिछले आज़ादी से लेकर के अब तक ऐसी कोई नौबत आई है, लेकिन फिर भी संविधान निर्माताओं ने इसकी व्यवस्था की कि यदि शायद कभी ऐसी समय घड़ी आ जाए कि इसमें कोई बड़ा परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर इस बड़े परिवर्तन करने के लिए फिर हमें अब उसमें साधारण बहुमत भी जुड़ेगा, साधारण बहुमत के साथ साथ उसमें विशेष बहुमत भी जुड़ेगा, और इन दोनों के साथ साथ उसमें आधे राज्यों का समर्थन चाहिए, उनकी स्वीकृति चाहिए, तब जाके संविधान में संशोधन होगा। अगर कोई बड़ा आमूलचूल परिवर्तन करने की कोई सोच रहा है, संसद सोच रही है, तो आइए साथियों अब इसको समझ लेते हैं कि ये इतना बड़ा जो संविधान संशोधन है वो किन किन विषयों पर, कौन कौन से ऐसे विषय हैं, आपको जानने की उत्सुकता बढ़ रही होगी कि कौन कौन से वो ऐसे विषय हैं जिस पर इतने बड़े
इतनी जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। दरअसल ये जो विषय मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये आपको संघीय ढांचे पर ज़्यादातर आधारित है। जो संघ है हमारा, जो संघीय ढांचे से संबंधित हैं, तो संघीय ढांचे से संबंधित कौन कौन से उपबंध हैं आइए जानते हैं। नंबर 1 तो आपका पड़ता है राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसके निर्वाचन की प्रक्रिया। अगर इस पर कोई परिवर्तन करना चाहती है संसद या सरकार, तो फिर उसके लिए बहुत संविधान की बड़ी जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और दूसरा है कि केंद्र और राज्य की, जो केंद्र है एक हमारा केंद्र हो गया, दूसरी राज्यों की सरकारें हो गई। तो हमारे देश का संविधान केंद्र को और राज्यों में शक्ति का पृथक्करण करता है। 2 प्रकार की शासन प्रणाली है, केंद्र की और राज्यों की 2 प्रकार की सरकारें हैं। तो शक्तियों का पृथक्करण करता है, और अगर उन शक्तियों को घटाना है या बढ़ाना है सरकार की शक्तियों को, तो ऐसा फिर संशोधन करना पड़ेगा। तो इस जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और अगला है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करना, कटौती करना है या कोई बड़ा परिवर्तन करना है, ऐसे कामों के लिए ये जटिल प्रक्रिया जो है उससे गुजरना पड़ेगा। वस्तु और सेवा कर परिषद जो है हमारे भारत की, वस्तु और सेवा कर जो टैक्स लगाती है वो परिषद है, उस पर अगर कोई परिवर्तन करना है। 7वीं अनुसूची का कोई विषय है वो अगर लाना है। इसके अलावा संसद में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया गया है, यदि संसद 2 सदनों से मिलकर के बनती है, लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है उसको घटाना है कि बढ़ाना है, या कोई राज्यसभा ही ख़त्म करनी है, या इस तरीके का कोई बड़ा आमूलचूल परिवर्तन करना है, तो फिर बहुत बड़े संविधान संशोधन की प्रक्रिया से, जैसा कि ये चल रही है कि साधारण बहुमत भी उसमें शामिल है, विशेष बहुमत से भी गुजरना पड़ेगा उस विधेयक को, और इसके साथ साथ आधे राज्यों का समर्थन भी उसे चाहिए, फिर इस जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अगर संसद में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है उसमें अगर परिवर्तन करना है। इसके अलावा अब देखिए अगला है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया धारा 368 में दी गई है, अगर उसी धारा 368 में ही कोई परिवर्तन करना है। और अगला जो है वो केंद्र और राज्यों की जो विधायी शक्तियों में अगर कोई अधिकार घटाने बढ़ाने, तब भी हमको इस जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा साथियों। तो आपने देखा कि ये जो मैंने बताए हैं ये बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हैं। ये हमारे भारत के संघीय ढांचे से संबंधित हैं, और इसलिए ऐसा अगर कोई बड़ा परिवर्तन गवर्नमेंट अगर करना चाहे, या ऐसा कोई व्यक्ति अचानक इस तरीके के बलात् सत्ता हासिल कर ले और कोई करना चाहे, तो फिर इसको बड़ी दिक्कत होगी। और बहुत सारे लगभग सारे देश का ही समर्थन चाहिए इससे। और अब आते हैं हम हमारे संविधान की मूल संरचना जो है, हमारे संविधान का मूल ढांचा जो है वो क्या है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। आइए साथियों, अब हम संविधान के मूल ढांचे पर थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि ये मूल ढांचा भी हमारा जो है संविधान के संशोधन की प्रणाली से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। तो मूल ढांचा क्या है? दरअसल आप एक चीज़ अच्छी तरह इसको समझ लीजिए कि जब से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उसके कुछ ही समय पश्चात से ही, यानी शुरुआत से ही, सरकार हो या संसद हो और न्यायपालिका, यानी सरकार और न्यायपालिका के बीच में ये शक्तियों को लेकर के, अधिकारों को लेकर के ये उठापटक चलती चली आई। और शुरू से ही कानूनी जंग इस पे चली आई। और बहुत प्रसिद्ध कुछ केस भी ऐसे हैं जिसके विषय में अध्येता जानते भी हैं।
हैं। शंकरी प्रसाद बनाम पंजाब राज्य 1951 से ही केस शुरू हो गया था मूल अधिकारों के संबंध में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो इसी क्रम में एक बहुत बड़ा जजमेंट हमारी जो सर्वोच्च न्यायपालिका है उसने दिया, और वो जजमेंट था केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, सन 1973 का मामला है। और देखिए, सरकारें गलतियां करती हैं, उन्हें शासन करना पड़ता है, उनसे भूल चूक हो जाती, लेकिन न्यायपालिका चुपचाप बैठे देख रही है कि सरकारें किस प्रकार के निर्णय ले रही हैं और क्या वो संविधान सम्मत हैं। और जैसे ही उनके पास सरकार के विरुद्ध अपील होती है तो वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। तो ये अधिकारों को और शक्तियों को लेकर के ये जंग जो है, जब से संविधान लागू हुआ तभी से चली आ रही है। यहाँ पर एक जजमेंट जो है वो बड़ी मील का पत्थर साबित हुआ है। ये केशवानंद बनाम भारत संघ का मामला है। ये सन 1973 में जजमेंट आया था और इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया, और ये फैसला था संविधान के मूल ढांचे का। और फैसला क्या था कि संसद जो है, सरकार हो या संसद हो, सरकार भी संसद से ही निकली है, तो सरकार हो या संसद हो, संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ा फैसला है, इसके बहुत बड़े मायने हैं। अब जब मूल ढांचा एक नया शब्द एक बताया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो ये चर्चा हुई कि भाई मूल ढांचा क्या है। संविधान के मूल ढांचे की कोई सूची तो दी ही नहीं है न्यायपालिका ने। हम कैसे माने कि संविधान का कौन सा मूल ढांचा है। तो साथियों, ये बात सच है कि उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की कोई सूची नहीं दी, लेकिन उसके द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उन निर्णयों की सूची अवश्य है, और वो जिन जिन विषयों पर निर्णय दिए गए हैं उन विषयों पर उसके द्वारा जो जजमेंट दिए गए हैं उनकी एक फेहरिस्त, उनकी एक लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। और इन मुद्दों पर ये जो वही मूलभूत संविधान के मूलभूत विषय जिनसे देश चलता है, उस पर मतलब संसद जो है वो संशोधन नहीं कर सकती है। अब जरा ये समझ लेते हैं कि मूल ढांचे की सूची तो उस समय नहीं प्रस्तुत की गई, लेकिन उसके बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर जो जजमेंट दिए गए, वो जजमेंट किन किन विषयों पर दिए गए, आइए जान लेते हैं। सबसे संविधान की जो खास बातें हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने की जिम्मेदारी, जैसा कि संविधान निर्माताओं ने अंतिम रूप से सर्वोच्च न्यायालय को दी है, लेकिन इसके साथ साथ संविधान की रक्षा करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही नहीं दिया है। संविधान की रक्षा करने का अधिकार राष्ट्रपति का है, संविधान की रक्षा करने का अधिकार सरकारों का है, संविधान की रक्षा करने का अधिकार संसद का है। संविधान वो दस्तावेज है, वो कानून है जिससे सारा देश चलता है। अगर संविधान को आपने विक्षिप्त कर दिया, संविधान के महत्व को अगर खो दिया, तो आप शासन कैसे करेंगे, कौन आपकी बात मानेगा। तो इसलिए संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना, अगर संविधान की सर्वोच्चता को कोई खतरा पैदा होता है तो वो संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा करने का पावर फिर सुप्रीम कोर्ट को है, फिर उसको खारिज कर देगी। इसके बाद दूसरा है जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है, सार्वभौम लोकतांत्रिक प्रणाली, जिसमें सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है, जनता को वोट देने का अधिकार है और जनता का शासन है,
और गणराज्य है, यानी हमारे यहाँ वंश के आधार पर शासन नहीं है। हमारा जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो चुना जाता है, निर्वाचित होता है, एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता है, तो इसको हम गणराज्य कहते हैं। तो हमारा भारत जो है एक गणराज्य है और हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार है, 18 साल से ऊपर वाले सभी स्त्री पुरुषों को वोट देने का अधिकार। अगर इस व्यवस्था से छेड़खानी की जाएगी तो फिर न्यायपालिका उस छेड़खानी करने वाले उस कानून को शून्य घोषित कर देगी। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। तीसरा है भारत का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। धर्मनिरपेक्षता का तरह तरह के अर्थ लोगों ने गढ़े और जनता को गुमराह किया, देश की जनता को। लेकिन मैं आपको सही सही बताता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब, धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं दिया गया है, पंथ निरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन वो ओवरऑल वो देखा जाए तो धर्म से ही उसका संबंध है। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पंथ निरपेक्षता का शब्द दिया गया है तो उसका मतलब है धर्म निरपेक्षता। तो धर्म निरपेक्षता क्या है कि भारत जो सरकार है, तो सरकारी जो अमला है वो किसी धर्म का समर्थन नहीं करेगा, सरकार किसी धर्म का सपोर्ट नहीं करेगी, सरकार अपनी तरफ से सरकारी धन नहीं किसी धर्म को बढ़ावा करने के लिए देगी। लेकिन जो भारत में रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोग हैं वो अपने धर्म के अनुसार पूजा पद्धति करने का और अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की उनको स्वतंत्रता है और अपना धर्म मानने की उनको स्वतंत्रता है। तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य के भीतर रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोग अपने हिसाब से अपनी पूजा पद्धति और अपना धार्मिक आचरण अपना कर सकते हैं। वो धार्मिक उनको स्वतंत्रता दी गई है। ये धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो शक्तियों का विभाजन जो किया गया है, उस शक्तियों के जो संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है उससे छेड़खानी सरकार न करे। यदि उससे छेड़खानी करती है तो ये न्यायिक समीक्षा का प्रश्न बन जाएगा, जुडिशियल रिव्यू का प्रश्न बन जाएगा और फिर ऐसे कानून को शून्य घोषित न्यायपालिका कर देगी। इसके बाद ये देखिए मूल ढांचा हम बता रहे हैं, इसमें कोई संशोधन, ये जो मूल ढांचे की लिस्ट हम बता रहे हैं आपको, इसमें सरकार कोई संशोधन नहीं कर सकती है, शक्तियों का विभाजन। इसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता को अगर खतरा पैदा करने वाला कोई विधेयक है, कोई इस तरीके का लाया जाता है या कोई कानून ऐसा बनाने की कोई सरकार ऐसी हिमाकत करता है तो वो नहीं कर सकता है, उस पर संविधान संशोधन नहीं हो सकता है। इसके बाद जो हमारी कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई है संविधान में, जिसमें सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कही गई है, उससे छेड़खानी नहीं की जाएगी, उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार है न्यायपालिका का, कोई भी कानून अगर है उसको चुनौती दी जाती है न्यायपालिका में तो उसको देखती है न्यायपालिका कि ये कानून सम्मत है कि नहीं है, ये संविधान सम्मत है कि नहीं है। अगर संविधान सम्मत नहीं है तो उसे शून्य घोषित कर देती है। ये न्यायिक समीक्षा का मतलब हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। इसके बाद अब आता है संसदीय प्रणाली। हमारे देश में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और संसदीय शासन प्रणाली को अगर कोई खत्म करना चाहे, ऐसा कोई विधेयक लाए संविधान में संशोधन करना चाहे तो वो संविधान संशोधन का विषय नहीं है, संविधान संशोधन नहीं कर सकती है संसद। इसके अलावा कानून का शासन, हमारे देश में साथियों कानून का शासन है, विधि द्वारा एक स्थापित प्रक्रिया है। संविधान में किसको क्या राइट्स हैं, किसको क्या पावर्स हैं, ये सारे संविधान में लिखे हुए हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, वो अपने पावर का यूज़ करेंगी। तो ये कानून का शासन है। हमारे देश में किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, किसी परंपरा का शासन नहीं है, किसी धर्म के आधार पर शासन नहीं है, किसी व्यक्ति के आधार पर शासन नहीं है, बल्कि एक कानून के आधार पर शासन है। हमारे देश में एक कानून का शासन है, उससे छेड़खानी नहीं की जाएगी, उस पर संशोधन, उसका खात्मा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच जो संतुलन बिठाया गया है, उस संतुलन से कोई छेड़खानी न करे, उसका संशोधन नहीं हो सकता है। इसके बाद अगला बिंदु हम उस पर चलते हैं। अगला बिंदु है स्वतंत्र और निष्पक्ष जो चुनाव होते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन को दी गई है। देखिए साथियों, ये मूल ढांचे की बात हम कर रहे हैं, इस पर मूल ढांचे की ये लिस्ट हम बता रहे हैं, इस पर कोई संशोधन
संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है, लेकिन आप सरकारों को देखिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर ये केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में अगर जजमेंट में ये चीज़ न सामने आती तो आप देखिए कि किस तरीके से सरकारें जो है इलेक्शन कमीशन को प्रभावित करने का, उसे अपने अंडर प्रेशर में लेने का और उसके भीतर घुस करके अपने आदमी बिठाने का प्रयास करती हैं और इलेक्शन को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। तो एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी गई है, जिसका संविधान में प्रावधान है, और उस इलेक्शन कमीशन ही भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराता है। इसको खत्म नहीं किया जा सकता। ये संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। इसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका ही एक ऐसी न्यायपालिका हमारे भारत में है जो स्वतंत्र निष्पक्ष है, जो भारतीय संविधान की रक्षा किए हुए भारत संविधान की सर्वोच्चता को बना के रखा हुआ है। उसकी स्वतंत्रता को अगर सरकारें कोई ऐसा कानून बनाती है कि उसकी स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो जाए तो वो फिर वो विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आ जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको शून्य घोषित कर देगा। अभी आपने देखा कि न्यायाधीशों से संबंधित अभी 2014 और 15 में एक कमीशन बना के सरकार ने तैयार किया, राष्ट्रीय न्यायिक अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन 2015 बना के तैयार किया। तो सरकार इसको बना रही है, और जब सरकार के द्वारा अगर न्यायाधीशों की भर्तियां की जाएंगी तो हमारा न्याय जो है वो न्याय नहीं रह जाएगा और वो न्यायपालिका अंडर प्रेशर में आ जाएगी, फिर वो स्वतंत्र निष्पक्ष ढंग से न्याय नहीं कर पाएगी। और इसीलिए अपनी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत इसको लेते हुए इसको शून्य घोषित कर दिया इसको न्यायपालिका ने, गवर्नमेंट के इस बनाए हुए कमीशन को। तो आइए साथियों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात आ गई कि उसे कम नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 141 और अनुच्छेद 142 में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय की जो ये पावर हैं, उसको न्यायिक शक्तियां दी गई हैं, उसमें कटौती नहीं की जा सकती। बढ़ाया तो जा सकता है लेकिन घटाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा अगला जो उच्च न्यायालयों पर आधारित जो उनको पावर दिए गए हैं उच्च न्यायालयों को, वो अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227 में ये शक्तियां दी गई, उनको भी संविधान संशोधन करके खत्म नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, इस प्रकार से ये मैंने बहुत सारे आपको ये बताए तथ्य, और ये तथ्य संविधान के मूल ढांचे हैं। अगर इनमें से किसी एक का अगर सरकार ने कोई इसमें परिवर्तन करने की, संविधान के माध्यम से संविधान संशोधन करने की चूँकि उसको शक्ति दी गई है, तो वो अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग करके अगर इन मूलभूत चीज़ों को अगर समाप्त करती है तो हमारे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी साथियों। इसलिए ये मूल ढांचा न्यायपालिका के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और इस मूल ढांचे की जो लिस्ट मैंने आपको बताई है, इस पर संविधान में संशोधन संसद नहीं कर सकती है, ये न्यायपालिका घोषित कर चुकी है। तो अब साथियों, ये मैंने ये दोनों चीज़ें परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंध रखती थी, इसलिए मैंने इन दोनों चीज़ों को उठाना उचित समझा। और आज का वीडियो यहीं तक। मैं उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।